बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसको ऐसे ज़राए से रिज़्क़ अता करता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटीरियल्स। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करो ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं और वो अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद हैं। जब हम इसको दोनों एंड से पुल करेंगे स्ट्रिंग को, तो जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो इनके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर एक स्प्रिंग के साथ मैश जुड़ा हो और वो मीन पोजीशन पे हो तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, और जब हम उसको पुल करते हैं तो स्प्रिंग मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब भी हम किसी मटेरियल को डीफॉर्म करते हैं तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन आता है, इसको हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। फर्ज करो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड हमने सपोर्ट से बांध दिया है और इसकी लेंथ है L, और दूसरे एंड पे हमने लोड सस्पेंड किया। लोड सस्पेंड करने की वजह से स्ट्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पैदा हुई, जिसको हमने स्मॉल लेटर L से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे, ये जो इसमें एक्सटेंशन पैदा हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी। एक बात नोट करो, यहाँ पर हमने स्मॉल l एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है। जैसे लोड बढ़ता जाएगा एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें अप टू इलास्टिक लिमिट तो वो कुछ इस तरह का होगा। प्रोपोर्शन लिमिट तक वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इलास्टिक लिमिट तक वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा। और याद रखो, जो एनर्जी स्टोर होती है वो सिर्फ अप टू इलास्टिक लिमिट स्टोर होती है। अगर आपसे पूछा जाए हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हुक्स लॉ वैलिड है और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो अप टू इलास्टिक लिमिट स्टोर होती है। तो जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है, एक्सटेंशन भी बढ़ती जा रही है, तो इसका ग्राफ इस तरह का हमें मिलेगा। इस ग्राफ में आप देखो, जो लोड या फोर्स है वो क्योंकि बढ़ रही है तो ये वर्क डन है बाई वेरिएबल फोर्स। इसमें हमारे पास दो रीजन्स हैं, एक जहाँ पे ग्राफ सीधी लाइन है दैट इज लीनियर रीजन, और एक जिसमें ग्राफ थोड़ा कर्व्ड है दैट इज नॉन लीनियर रीजन। तो सबसे पहले हम लीनियर रीजन में वर्क डन को फाइंड करते हैं। इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है दैट इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन या एनर्जी। तो लीनियर रीजन में ये क्योंकि शेप बन रही है एक ट्रायंगल की तरह, एक ट्रायंगल, तो लीनियर रीजन में जो वर्क डन यानी एनर्जी है वो बराबर होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है इसकी L1 और हाइट है इसकी F1, तो फिर वर्क डन या एनर्जी का फार्मूला बनेगा 1/2 F1 इंटू L1। F1 फोर्स है और L1 एक्सटेंशन है। हमने पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन ओवर लेंथ। यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो L1 है और जो लेंथ है ओरिजिनल दैट इज L, तो हम लिखेंगे L1 ओवर L। ये L ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा F1 L ओवर A L1। यहाँ से हम F1 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ये AL1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल L इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास F1 बनेगा EAL1 ओवर L। आप यहाँ पे F1 की जगह उसकी वैल्यू लिख लो, तो आपके पास एनर्जी का फार्मूला फॉर लीनियर रीजन बन गया 1/2 EAL1 का स्क्वायर ओवर कैपिटल L।
जैसे हमने यहाँ पे फोर्स को एलिमिनेट किया है, इसी तरह हम एक्सटेंशन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसी फार्मूले से। अगर हम L1 इधर ले आए और E इधर आ जाए तो हमारे पास L1 बराबर होगा F1L/AE। अगर हम L1 की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का एक और रिलेशन आ जाएगा, W = 1/2 F1² L/EA। तो आपके पास ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, कब हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए, ये क्वेश्चन को समझते हुए कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं या कौन कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम फार्मूला डिसाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमें फोर्स और एक्सटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, और अगर हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक्सटेंशन, एरिया और लेंथ के बारे में या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर हमें एक्सटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तब हम ये वाला रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर रीजन में। नॉन लीनियर रीजन में भी एरिया वर्क डन के बराबर है, यानी ये जो एरिया मेथड है ये वैलिड है लीनियर रीजन में भी और नॉन लीनियर रीजन के अंदर भी, यानी दोनों रीजन में ये मेथड वैलिड है। अब नॉन लीनियर रीजन में आप देखो ये जो शेप बन रही है ये एक ट्रेपीजियम है, इसकी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है। ट्रेपीजियम हम उस शेप को कहते हैं जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होती। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम कैसे फाइंड करते हैं? जो पैरेलल साइड होती हैं हम सबसे पहले उनका सम करके दो पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली साइड है F1 के बराबर और ये वाली साइड है F2 के बराबर, तो F1 और F2 पैरेलल साइड्स हैं, तो हम इन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और इन दोनों साइड्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन है L1 और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन है L2, तो इन दोनों में ये जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज L2 माइनस L1, तो इनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज L2 माइनस L1। तो नॉन लीनियर रीजन में जो हमारा वर्क डन होगा वो बराबर होगा F1 प्लस F2/2 इंटू L2 माइनस L1। अगर हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है अप टू इलास्टिक लिमिट, तो फिर हमें टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी जो टोटल वर्क डन होगा वो इन दोनों वर्क डन के सम के बराबर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।